हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। आज हम बात करेंगे जो हांगकांग में नया सिक्योरिटी लॉ पास हुआ है उसके ऊपर वर्ल्ड के कंट्रीज का क्या रिएक्शन है। इस पे इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में काफी अच्छा आर्टिकल दिया गया है। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और इन नए डेवलपमेंट्स से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे क्या असर पड़ेगा। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को हमने पहले भी कवर किया है। अगर आपको हांगकांग के नए सिक्योरिटी लॉ के डिटेल्स जानने हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया में पुलिसिंग करने वाले यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में। वैसे तो यूनाइटेड स्टेट्स का रिएक्शन लगभग हर मुद्दे पे आ जाता है, बट इनके इस स्टैंस को जानना जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स यूएनएससी का यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। साथ ही साथ जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें यूनाइटेड स्टेट्स का काफी सारा इन्वेस्टमेंट लगा रहता है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी सबसे एडवांस तो है ही, बट इनकी इकोनॉमी ब्लड मनी पे बेस्ड है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में काफी ज्यादा हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब हथियार अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके लिए कंजम्पशन का मार्केट भी होना चाहिए और यूएस ऐसे हथियारों का सबसे बड़ा कंज्यूमर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के लोगों को अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हथियार रखने का फंडामेंटल राइट है। दूसरी तरफ जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं आज के समय में वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज अपने हथियारों को पहुंचाती हैं। अगर हम कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स पुलिसिंग करता है पूरी दुनिया में तो ये काफी शैलो स्टेटमेंट होगा क्योंकि बीइंग एन अल्ट्रा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इनको हथियारों के बिजनेस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इन्हीं सब चीजों के बल पे यूनाइटेड स्टेट्स आज के समय में वर्ल्ड लीडर बना है और चाइना उसके सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है क्योंकि चाइना भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पैसा लगाने की बजाय आज के समय में उसने कई सारे रीजनल देशों को फंडिंग प्रोवाइड कराई है और जब वो देश उस फंडिंग को रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो चाइना उस कंट्री में चीजों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैनिपुलेट करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे दो पड़ोसी श्रीलंका और पाकिस्तान है। आपको भी पता है कि बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन शेयर करता था, लेकिन आज के समय में यूएसए को यह पता लग गया है कि जो पावर सेंटर है वो उसके हाथ से निकल के चाइना के पास धीरे धीरे पहुंचा चला जा रहा है। अब देखिए, आपको पता है कि चाइना एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी है जबकि हांगकांग एक लेजिस्फियर या फिर फ्री मार्केट है और इसी की वजह से पास्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ने हांगकांग को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। फॉर एग्जांपल 1992 में यूनाइटेड स्टेट्स एक एक्ट लेकर आया जिसके तहत हांगकांग को स्पेशल स्टेटस दिया गया। इस स्पेशल स्टेटस के तहत हांगकांग को चाइना का पार्ट नहीं माना जाता था या फिर चाइना से अलग माना जाता था और यूएसए में हांगकांग के लिए सेपरेट पॉलिसीज बनती थी, चाइना के लिए सेपरेट पॉलिसीज बनती थी क्योंकि चाइना के उदय से पहले हांगकांग एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक हब था और इसी सब के कारण यूएसए ने हांगकांग को प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट्स दे रखे थे। यानी कि हांगकांग से यदि कोई चीज यूएसए में एक्सपोर्ट होती है तो उस पे यूएसए कम टैक्स रेट्स और कस्टम रेट्स लगाएगा इन कंपैरिजन टू चाइना और चाइना इसका फायदा ऐसे उठाता था कि वो अपने सामान को हांगकांग के थ्रू बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज में पहुंचा देता था। एज अ रिजल्ट आज के समय में जो यूएसए के डोमेस्टिक बिजनेस हाउसेज हैं वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर, स्पेशली फॉर दी रॉ मटेरियल्स जो कि चाइना हांगकांग के थ्रू यूएस में पहुंचाता था। लेकिन पिछले 2-3 साल में हांगकांग में जो भी प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट चले उन सबको देखते हुए यूएसए ने अपना स्टैंड चेंज किया हांगकांग के प्रति और नवंबर 2019 में यूएस ने एक नया लॉ पास किया जिसके तहत प्रेसिडेंट को ये पावर होगी कि वो हांगकांग का जो स्पेशल स्टेटस है उसको विड्रॉ कर सके अगर उन्हें ये लगता है कि हांगकांग पूरी तरीके से ऑटोनॉमस नहीं है और चाइना का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है हांगकांग की पॉलिसीज में। चाइना 30 जून को हांगकांग के लिए नया सिक्योरिटी लॉ लेकर आया। उसके जस्ट एक दिन पहले यानी कि 29 जून को यूएसए ने एक लास्ट अटेम्प्ट किया चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने का और इसके तहत यूएसए ने जो हांगकांग का स्पेशल स्टेटस है उसको खत्म कर दिया और दूसरी तरफ हांगकांग को जो एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सेप्शंस के बेनिफिट्स मिलते थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। अब देखिए, जब भी आप किसी कंट्री में
कोई अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको उस कंट्री से एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन अगर कोई कंट्री चाहे तो ये जो एक्सपोर्ट लाइसेंस है इसकी रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर सकती है फॉर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। हांगकांग को एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सेप्शंस का काफी ज्यादा फायदा मिला करता था, लेकिन अब यूएसए ने इस पे रोक लगा दी है। इसके अलावा यूएस ने पिछले कुछ दिनों में, जब से यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, तब से इन्होंने चाइना के ऊपर काफी सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं। और हांगकांग के सिक्योरिटी लॉ पास होने के बाद ये एक स्टेप और आगे बढ़े और इन्होंने उन बैंक्स पे पेनल्टी लगा दी जो कि चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ बिजनेस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यूएस और चाइना के बीच काफी ज्यादा ट्रेड होता है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूएस के ऐसे एग्रेसिव स्टेप्स का जो नुकसान है वो यूएस को भुगतना पड़ेगा। अब ये जो फिगर है 1.1 ट्रिलियन डॉलर का जो कि इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये तो सही नहीं लगता, क्योंकि यूएस को क्या इतनी ज्यादा चाइनीज फंडिंग की जरूरत है। लेकिन ये बात तो सही है कि चाइना की तरफ से भी इसका रिटेलिएशन कुछ न कुछ जरूर आएगा और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि चाइना यूएसए के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दे और यूएस कंपनीज के ऊपर फाइन्स इम्पोज करे। इसके अलावा यूएसए ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, ये कहते हुए कि यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं चाइना की ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करने के लिए। साथ ही साथ यूएसए काफी समय से हांगकांग की पुलिस को डिफेंस इक्विपमेंट्स बेच रहा था, लेकिन अब ऐसी सेल्स को रोक दिया गया है क्योंकि प्रेजेंटली हांगकांग की जो पुलिस है वो यूएसए से खरीदे हुए हथियारों से हांगकांग के जो प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं उस कंट्री की जिसने गिल्ट कॉन्शियस होने की वजह से हांगकांग को चाइना को सौंप दिया था। आपको भी पता है कि यूके 1950s के पहले या फिर हम कहें वर्ल्ड वॉर 2 के पहले एक इंपीरियलिस्ट पॉलिसी अपनाता था और 1997 से पहले हांगकांग यूके की टेरिटरी हुआ करता था। लेकिन अब यूके को लग रहा है कि उसने चाइना के ऊपर भरोसा करके गलत किया और इस पॉलिसी फेलियर को कवर करने के लिए यूके ने प्रॉमिस किया है कि वो हांगकांग के लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। इस पॉलिसी के तहत हांगकांग में रहने वाले लोग जिनके पास ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट है वो लोग एलिजिबल होंगे ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि 3.5 लाख लोगों के अलावा 26 लाख लोग और ऐसे हैं जो कि एलिजिबल होंगे ब्रिटिश सिटीजनशिप पाने के लिए। इसके साथ साथ जो करंट बीएनओ होल्डर्स हैं वो 5 साल तक यूके में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब देखिए, हांगकांग के पास काफी अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, ना ही सिर्फ एक एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स, बल्कि ऐसी सिचुएशंस में कंट्रीज ये भी देखती हैं कि जो हमारे देश में आ रहे हैं उनकी इंटेलिजेंस वैल्यू कितनी है, यानी कि वो यूके की एडवर्सरीज के बारे में कितनी इंटेलिजेंस दे सकते हैं। तो इसके लिए हांगकांग से माइग्रेट करने वाले लोगों को यूके में आने से पहले जॉब सिक्योर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, साथ ही साथ कोई भी मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बोला कि जो हांगकांग का नया सिक्योरिटी लॉ है वो साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन का ब्रीच है, यानी कि चाइना ने अपने एंड की प्रोमिसेस नहीं रखी। इसकी जानकारी के लिए भी आप मेरा पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जब यूके ने हांगकांग को चाइना के हवाले कर दिया तो ऐसा नहीं था कि अनकंडीशनली दे दिया था, बल्कि 2 कंडीशंस लगाई गई थी जो कि आज के समय में चाइना फॉलो नहीं कर रहा है। अब इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डोमिनिक राव, इनका ये वर्ड या फिर ये फ्रेज जरूर याद रखिएगा, हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ज्यादातर यूके उन देशों के लिए काम करता है जो कि कॉमनवेल्थ का पार्ट है। कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल देश जो कि किसी समय पर ब्रिटेन के क्राउन के अंडर में आते थे, इंक्लूडिंग इंडिया। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे अच्छा रिस्पांस चाइना को दिया वो ऑस्ट्रेलिया ने दिया। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना का, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चाइना के गुड्स ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट होते हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के गुड्स चाइना में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जैसे चाइना के साथ ट्रेड करने पे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चलता है, यानी कि जितना सामान हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा हम चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो चाइना के पक्ष में हमेशा रहता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और चाइना
के बीच जो ट्रेड है उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रहता है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि आज के समय में वर्ल्ड स्टेज पे उसकी बहुत तारीफ हो रही है, चाहे वो कोरोना वायरस से रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे वो ताइवान पे इश्यूज हो, या फिर हांगकांग से रिलेटेड इश्यूज हो। तो हाल ही में इनके प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया कंसिडर कर रहा है सेफ पैसेज प्रोवाइड करना हांगकांग के लोगों के लिए। इसके अलावा जो हांगकांग के लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उनको 5 ईयर का वीजा एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दिया गया है, और साथ ही उनको ये बोला गया है कि आप चाहें तो परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जो भी ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं ये ज्यादातर ऐसे देश में बिजनेस करना पसंद करती हैं जहां पर मार्केट फ्री एंड फेयर हो। तो जैसे जैसे चाइना की ग्रिप हांगकांग के ऊपर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वहां पे जो एमएनसीज हैं वो वहां से रिलोकेट हो जाएंगी। अब ये देखने वाली बात है कि इसका फायदा किसको मिलता है, बट फिलहाल के लिए स्कॉट मॉरिसन ने ये भी ऑफर किया है कि जो भी बिजनेसेस हांगकांग से रिलोकेट होना चाहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। अच्छा, इससे एक और फायदा होगा ऑस्ट्रेलिया को कि एमएनसीज के अलावा जो हांगकांग के डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी ऑस्ट्रेलिया में रिलोकेट होने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया ने जो सबसे बड़ा झटका दिया चाइना को वो था कि उसने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया जो उसने हांगकांग के साथ कर रखी थी, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के रहते हुए कल को अगर हांगकांग के किसी व्यक्ति को गलत तरीके से चाइना अरेस्ट करवाना चाहता और वो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को उस व्यक्ति को वापस भेजना पड़ता। लेकिन इस डिसीजन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक क्लियर सिग्नल दे दिया है कि यदि आपको हांगकांग में कोई भी परेशानी होती है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की क्यों ना हो, तो आप ऑस्ट्रेलिया आ जाइए और हम आपको संरक्षण देंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही एग्रेसिवली सपोर्ट किया था कि चाइना में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बैठाई जाए इन दी ओरिजिन्स ऑफ नोवल कोरोना वायरस, और इस बात से चाइना काफी ज्यादा नाराज हुआ था। फिलहाल के लिए चाइना ने इसके रिस्पॉन्स में ऑस्ट्रेलिया के जो बार्ली शिपमेंट्स हैं उस पे काफी ज्यादा टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं। अब बात आती है कि इंडिया के लिए इसमें क्या है। डिप्लोमेसी में 2 चीजें हमेशा फॉलो होती हैं। पहला कि आपका कोई परमानेंट दोस्त नहीं है या फिर कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, और दूसरा कि दोस्त के दोस्त से दोस्ती करने के बजाय दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती करना ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेज कर देता हूँ विद एन एग्जाम्पल। अब जैसे इजराइल और इंडिया के बीच में काफी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, और कल को मान लीजिए इजराइल और पोर्टुगल के बीच में कोई एक बहुत ही बड़ा अग्रीमेंट होता है जिससे वो दोनों कंट्रीज काफी क्लोज आ जाती हैं। दूसरी तरफ इजराइल और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस खराब हो जाते हैं, तो ऐसे केस में इंडिया इजराइल के थ्रू पुर्तगाल को साधने की बजाय अपने डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस में इस चीज को ज्यादा प्रेफर करेगा कि कैसे इंडिया और इजराइल मिलके पाकिस्तान को टैकल कर सकते हैं। फिलहाल चाइना के केस में ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा हाईलाइटेड पार्टनर निकल के आ रहा है, और ये सपोर्ट सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट साइन किया है। अब देखिए, ये अग्रीमेंट सिर्फ कहने के लिए लॉजिस्टिक का है, क्योंकि आसान भाषा में दोनों कंट्रीज ने ये अग्रीमेंट किया है कि वो एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकती हैं और स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? मान लीजिए कल को ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में युद्ध हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया ये चाहता है कि उसको चाइना से थोड़ा सा क्लोज नेवल बेस मिल जाए, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हेल्प कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ नेवल बेस। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडिया क्वाड 4 कंट्रीज का मेंबर है। क्वाड 4 में यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि इन लोगों का मकसद साउथ चाइना सी में जो चाइना की डोमिनेंस है उस पर नजर रखना है। और हाल ही में मालाबार नेवल एक्सरसाइज होने वाली है जिसमें यूएस, जापान और इंडिया साथ में एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। हाउएवर अभी तक ऑस्ट्रेलिया के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद इंडिया ने उसे मालाबार एक्सरसाइज में शामिल नहीं किया है। बट इस साल न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो ये काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट कर सकता है इस एक्सरसाइज में। बट फिलहाल के लिए इंडिया बहुत कॉशियसली चीजों को देख रहा है और कोई भी एक्शन लेने से पहले इंडिया अपनी कोर पॉलिसी को जरूर याद रखता है, जिसको हम कहते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। ये
मूवमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही शुरू हो गया था, जब कंट्रीज या तो यूएसए का समर्थन कर रही थी या फिर यूएसएसआर का समर्थन कर रही थी। उस समय पर इंडिया ने ये बोला कि हम अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं और अभी हम ऐसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ सकते। तो इंडिया अभी भी उसी प्रिंसिपल पे चल रहा है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हालांकि अब डायनेमिक्स थोड़ा सा चेंज हो गए हैं, क्योंकि रशिया का जो स्पॉट था यूएसए के सामने वो अब चाइना ने हथिया लिया है, क्योंकि यूएसएसआर की इकोनॉमी या फिर रशिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउन हो गई है एंड इट कांट अफोर्ड टू फेस यूएसए फ्रॉम द फ्रंट। और हमारे पक्ष में जो सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी एक बहुत ही बड़ी ओपन मार्केट है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन वाइज तो चाइना हमसे आगे है बट उसकी इकोनॉमी क्लोज्ड है, जबकि इंडिया में डेमोक्रेसी होने के कारण यहाँ पर कंपनीज अपने बिजनेस को फ्रीली कंडक्ट कर सकती हैं और हर एक चीज का एक ड्यू प्रोसेस है। मतलब हमने वोडाफोन के ऊपर अगर इतना बड़ा पेनल्टी अमाउंट लगाया तो वो भी हमने थ्रू आवर जुडिशरी आफ्टर गिविंग अ फेयर ट्रायल, जबकि चाइना में ज्यादातर डिसीजंस कम्युनिस्ट पार्टी के जो आला अधिकारी हैं वही लेते हैं और आपको अपना जो भी बिजनेस है वो उन्हीं के हिसाब से कंडक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए भारत के पास आज के समय में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि इंडिया इस चीज का इस्तेमाल कितना कर पाता है और इंडिया को इस पूरे क्राइसिस से कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फायदा होता है या फिर मिलिट्री फायदा होता है। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हांगकांग के ऊपर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर जाके देखिए और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।